हेलो स्टूडेंट, आज की टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो आज स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस के नियम। तो ये इसमें क्या होता है कि सबसे पहले दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो वेक्टर होंगे। एक होंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड अदर वन इज द एरिया वेक्टर, यानी कि एक होगा विद्युत क्षेत्र सदिश और दूसरा होगा क्षेत्रफल सदिश। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, नाम है विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स में दो टर्मों का डॉट प्रोडक्ट है। एक आपका है फाई ई, नाम आएगा ई डॉट ए, ठीक है। अब यहां पर अगर विद्युत फ्लक्स है तो सबसे पहले क्या क्या हो सकता है, यहां पे ई आपका है विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ए यहां पे है एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले तो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि यहां पे दो टर्मों का डॉट है, ई और ए है, जबकि ई यानी कि ये कौन सा टर्म होगा, वेक्टर, जबकि एरिया भी क्या है, वेक्टर है। अब वेक्टर डॉट वेक्टर क्या बनेगा, स्केलर, यानी सदिश डॉट सदिश, सदिश डॉट सदिश होता है अदिश। यानी विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसमें दो सदिश, एक का नाम होगा ई जबकि दूसरे का नाम होगा ए। दोनों सदिशों के बिंदु गुणन क्या कहलाएंगे, अदिश, ठीक है। तो यहाँ पे आइए डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू वेक्टर, वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड अदर वन इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। अब इसमें दो वेक्टर का डॉट है, एक का नाम हुआ ई और जबकि दूसरे का नाम ए। अब कहेंगे यहाँ पे विद्युत फ्लक्स है, तो क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब अगला टर्म क्या है, कह रहा है विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसकी माप दो सदिशों, एक आपका है विद्युत क्षेत्र सदिश और दूसरा है क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणन के बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब कितना हुआ कि सबसे पहले यानी कि फ्लक्स होने के लिए शर्त क्या है कि फ्लक्स होने के लिए दो टर्मों का डॉट होना चाहिए, एक आपका होगा ई और एक आपका डी ए। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फाई ई बराबर ई डॉट में कितना लिखेंगे, डीएस, यानी दो सदिशों का डॉट हमेशा अदिश होता है। दो सदिशों का डॉट हमेशा कितना होगा, अदिश। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास करता है और जो एरिया होता है इसके बीच में एंगल होता है कितना, थीटा। जब ऐसा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है फाई ई, और फाई ई बराबर बनेगा कितना, ई डॉट ए।
ई डॉट ए यानी डॉट प्रोडक्ट हुआ, डॉट प्रोडक्ट है तो इसका नाम कितना लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका कंडीशन को जानने से पहले देखिए यहाँ पे टर्म होता था सदिश ए डॉट बी बराबर होता था ए बी कॉस थीटा, हो गया। यानी सीधा लाइनिंग आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू कितना, ई डॉट ए, ई डॉट ए को क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और दो सदिशों के बीच का डॉट है। नेक्स्ट चलिए, अब बात यह है किसी पृष्ठ से अगर रेखाएं बाहर निकलती हैं, ऐसा है, और यहां से कोई रेखा बाहर निकलता है यानी जस्ट बाहर, तो इसमें क्या होगा कि जो बाहर निकलता है उसमें फ्लक्स पॉजिटिव और जो अंदर जाता है उसमें फ्लक्स निगेटिव। यानी फाई नेट की बात किया जाए, फाई नेट यहां पे होगा फाई टू माइनस फाई। ठीक है, और ऐसा है तो सबसे पहले किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाली फ्लक्स का मान धनात्मक, फ्लक्स का मान कैसा, धनात्मक, प्रवेश करने वाला फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक। क्लियर, कह रहा है कि जब रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी तो यहाँ फ्लक्स कैसा, निगेटिव, और जब बाहर निकलता है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब बात यह है कि सबसे पहले इसमें फ्लक्स की तो बात जान गए। कह रहा है कि फ्लक्स के बाद जब बाहर निकलता है तो वैसे कंडीशन में आवेश अगर धनात्मक रहेगा तो फ्लक्स कैसा होगा, आवेश धनात्मक रहने पर फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋण आवेशित रहने पर ऋणात्मक होगा। अब इसमें आता कि सबसे पहला समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से निकलने वाली कितने होंगे, फ्लक्स का मान शून्य, अतः समरूप रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना समरूप रहेगा, फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। देखिए, अब कह रहे हैं यदि किसी पृष्ठ में केवल द्विध्रुव हो, द्विध्रुव का मतलब बताइए, द्विध्रुव का मतलब हुआ यहाँ आवेश दो है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। जब आवेश पॉजिटिव निगेटिव रहेगा और इसमें कितने आवेश होंगे, दो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जब ऐसा रहेगा तो सबसे पहले इसके बीच का लंबाई 2l है, क्यू नेट बराबर कितना, माइनस क्यू प्लस क्यू, आवेश का कुल मान कितना है, 0। यदि आवेश का मान 0 होगा तो एक कदम आगे लिख देते हैं, फाई ई बराबर होता है, फ्लक्स का रूल है गॉस के कंडीशन पे Q बाई इप्सिलॉन। यदि आवेश का मान ही शून्य होगा तो फ्लक्स का मान भी कितना होगा, शून्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। कहता है कि सबसे पहला अगर विद्युत द्विध्रुव रहेगा, डाइपोल रहेगा, डाइपोल में क्या होता था, डाइपोल में दो चार्ज था, एक चार्ज निगेटिव और एक चार्ज पॉजिटिव। यदि दोनों चार्ज अगर ऐसे रहते हैं तो इसमें टोटल चार्ज का वैल्यू कितना आएगा, तो 0। जैसे ही टोटल चार्ज 0 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फ्लक्स का मान 0। ठीक है, अब SI यूनिट लिखा जाए किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। तो पहले फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ फाई ई आएगा, ई डॉट ए आएगा,
अब बताइए ई का फॉर्मूला क्या होता है? तो ई का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो यहाँ पे लिखा जाएगा न्यूटन पर कूलम। लिख लीजिए, न्यूटन पर कूलम। एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? NC-1 एम पे पावर। एक यूनिट तो आ गया, लेकिन इसके दो यूनिट होंगे। सेकेंड यूनिट क्या है? तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट है फाई ई बराबर ई डॉट ए। जब ई डॉट ए लिखिएगा तो पोटेंशियल के केस में ये होता है V बराबर ई डी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू कितना लिखेंगे? V बराबर E इंटू डी। अब बताइए E बराबर क्या आएगा? V बाई डी। अब V को क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। जबकि डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? मीटर। ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, यानी Vm-1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो ये लिखा जाएगा आपको वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये हो जाएगा Vm, यानी इसका नाम आएगा वोल्ट मीटर। हो गया? यानी सीधा सा बात हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कितने यूनिट होंगे? तो सबसे पहले दो, एक का मान लिखेंगे और दूसरे का भी मान लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलिए अब लिखना है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की विमा। ठीक है, अगर विद्युत फ्लक्स की विमा है तो सबसे पहले फाई ई बराबर ई डॉट ए। ई का मान कितना आएगा? F बटा में Q इंटू ए आएगा। अब बताइए बल का डायमेंशन क्या होगा? ml पर पावर -2। आवेश का AT आएगा, यहां पे L स्क्वायर। अब कट करेंगे, कितना आएगा? m L पे पावर 3, T पर पावर -3, A पे पावर -1 आ जाएगा। कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू कितना होगा? E डॉट ए, मतलब F बाई क्यू। इसके बाद कितना है? A। यहाँ पे लिखेंगे फोर्स का ML T पर पावर -2, एरिया कितना है? L स्क्वायर बाई कितना? 18। यहाँ पे पहले L के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पावर कितना होगा? तो 1 + 2 कितना? 3, T पे पावर -3, A पे पावर कितना? -1। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हुआ? डायमेंशन। क्लियर? कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन आ गया, यूनिट आ गया। और इसकी फॉर्मूला देखिए, सबसे पहला बात, जब भी फ्लक्स होगा इसमें दो टर्म होंगे, एक E और साथ में कितना? A। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक अदिश होता है। अब कुछ ऐसे पॉइंट को देख लीजिए। कह रहा है कि सबसे पहला बात देखा जाए, अगर चर्चा कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है ड्यू टू किसके चार्ज? पॉजिटिव चार्ज के कारण। कह रहा है चार्ज आउट ऑफ द सरफेस दैट कम्स इनटू द नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, चार्ज निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव होगा। इन द केस ऑफ क्लोज सरफेस इंटरिंग एंड टेकिंग, क्या होता है इसमें? अगर मान लीजिए कोई एक क्लोज सरफेस है
कोई एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएगा तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू φ2, यहाँ पे कितना φ1, फाई नेट बराबर कितना होगा तो लिखा जाएगा φ2 माइनस φ1। ठीक है, जब भी किसी क्लोज सरफेस से आउटर जाएगा तो ये लिया जाएगा कैसा, पॉजिटिव। इनर रहेगा तो कैसा लेंगे, निगेटिव। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछी जा रही है, तो कहा जा रहा है कि सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें ई दिया है वोल्ट पर मीटर में और एरिया दिया है। तो यहाँ पे ई का मतलब ई वेक्टर, ई का मतलब कितना, ई वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप हो गया, और एरिया दिया है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। फाई ई बराबर आएगा ई डॉट ए। ई का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ई का वैल्यू आ जाएगा 6i 2j प्लस 4k डॉट। यहाँ एरिया का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ 20। लेकिन ये प्लेन दिया है वाई जेड, प्लेन कैसा, वाई जेड। अब प्लेन वाई जेड हो, जैसे मान के चलिए अगर हम लोग इस प्रकार का टर्म रखते थे एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखते हैं तो यहाँ तो आ गया वाई, और एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो एक्स रहेगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा आई कैप, वाई रहने पे जे कैप और जेड रहने पे के कैप। अब देखिए पहले डॉट प्रोडक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे होता है आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर कितना 1। अगर आई डॉट आई लिख रहे हैं एक, जे डॉट जे लिखेंगे एक, के डॉट के लिखेंगे एक। साथ ही साथ इसमें प्लेन दिया है वाई जेड प्लेन, इसका मतलब ये पैरेलल होगा किस पर, वाई जेड प्लेन के, और प्लेन किस पर रहेगा, तो एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 20 के साथ आई कैप। यहाँ एरिया जो दिया गया है, एरिया ये दिया गया है किसके एलोंग, तो 20 यूनिट दिया गया है एलोंग द वाई जेड। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 120 NC माइनस 1 एम वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। यानी इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी सीधा सा बात हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो वेक्टरों का डॉट है, एक कितना है ई वेक्टर एंड एक कितना है एरिया वेक्टर। हो गया, एक है कितना ई वेक्टर और एक है कितना आई वेक्टर। ठीक है, अब आगे चलिए, अब यहां मिलाइए। कह रहा है कि अगर ऐसा है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई का वैल्यू गिवन है 3 गुने 10 पे पावर 3 आई कैप। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखिए सबसे पहले व्हाट इज द फ्लक्स निकालना है, लेकिन यहाँ पे ई का वैल्यू गिवन है। अब ई का वैल्यू कितना गिवन है देखिए, सबसे पहले ई का वैल्यू गिवन है कितना, ई का वैल्यू गिवन हुआ है, दिया हुआ है 3 गुने 10 पे पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू 10 स्क्वायर, यानी साइड कितना दिया है स्क्वायर का, ये साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चेंज कर दीजिए इसको 10 गुने 10 पे पावर -2 मीटर। ठीक है,
अब ये बात तो आ गया, लेकिन एरिया कितना निकालेंगे? ए स्क्वायर 10 गुने 10 पे पावर -2, 10 गुने 10 पे पावर -2, यानी सीधा सा बात है, यहाँ पे 10 से 10 को आउट, ये भी आउट, ये 10 पे पावर कितना आएगा? -2। और कौन सा प्लेन है? तो यहाँ प्लेन दिया है कौन सा? तो नाम दिया है YZ प्लेन, और YZ प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं x में, और x को लिखा जाता है i कैप। फाइनल है यहाँ तक? अगर ये i कैप लिख दिए तो इस कड़ी में कितना लिखा जाएगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट में कितना? A। अब E का वैल्यू कितना है? 3 गुने 10 पे पावर 3 i कैप डॉट, यहाँ पे आएगा कितना? 10 पे पावर -2 i कैप। i को i से डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुने 10 पे पावर 1, यानी सीधा सा बात है 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन का टर्म मिलाइए। यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद इसमें कितना कहा? व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द मैक्स एंड एंगल 30 डिग्री, यानी अब कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। यदि 30 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब कितना है? फाई ई बराबर लिखेंगे ई डॉट ए। यहाँ पे नाम कितना आया? ई ए कॉस थीटा। ई का मान कितना है? 3 गुने 10 पे पावर 3। एरिया कितना है? तो ये एरिया दिया हुआ है 10 पे पावर -2। कॉस कितना दिया गया है? 30 डिग्री। जैसे ही 30 देगा तो क्या लिखेंगे? ये 30। अब यहाँ पे cos 30 है और √3/2, 15√3 NC पे पावर -2 M पे पावर 2 बन गया। हाँ, इसमें डॉट प्रोडक्ट रहने पे ये होता है ई ए कॉस थीटा। नेक्स्ट, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है आपका ई 8000 NC -1, एरिया गिवन है कितना? 10 मीटर स्क्वायर। तो बताइए फ्लक्स कितना होगा? तो यहाँ लिखा जाएगा ई ए। 8000 इंटू 10, यानी 8 इंटू 10 पे पावर 4 NC -1 M पे पावर 2। क्या लिखेंगे? NC -1 M पे पावर 2, राइट। वैसे ही सेम बन जाएगा, ये भी सेम बना लीजिएगा। आइए देखिए फ्लक्स डेंसिटी। देखिए फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ही ई को कहा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अलग से कोई फार्मूला आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फाई ई बाई ए, जैसे अगर बात किया जाए फाई ई का, तो ये फाई ई क्या होगा? विद्युत फ्लक्स घनत्व है। हो गया। तो यहाँ पे अगर विद्युत फ्लक्स घनत्व है तो ये बाई कितना है? एरिया।
और ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये बताइए, यहां तो लिख दिए कि फ्लक्स है, यानी इसका नाम हो गया विद्युत फ्लक्स, और ये होता है यहां पे क्षेत्रफल। ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहला बात कितना आएगा इसमें, तो लिखा जाएगा, तो इसका मतलब फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। अगर बात किया जाए कंडीशन के आधार पे तो कहेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स तथा क्षेत्रफल के अनुपात को विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसके कंडीशन साफ साफ है। अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो आप कितना लिख सकते हैं, फ्लक्स घनत्व का मतलब सीधा आया। यहाँ पे लिंक देखिए, जब भी विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो आप तो लिखते हैं कितना टर्म, दो टर्म, एक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा कितना एरिया। फ्लक्स घनत्व की चर्चा किया जाए तो यहाँ पे नाम आता है E बराबर कितना आएगा, फाई ई बाई कितना ए। ठीक है, यानी ई ही क्या बन गया, फ्लक्स के साथ फ्लक्स घनत्व। ठीक है, और देखिए कभी भी याद रखिए, जब भी फ्लक्स की बात आता है तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन आएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के टर्म आएंगे, साथ साथ कितना क्षेत्रफल के गुणज के बराबर होते हैं। अब आइए स्टडी करते हैं गॉस लॉ, यानी गॉस का नियम। ठीक है, तो गॉस का नियम हमेशा किसी बंद सतह के लिए वैलिड है, यानी इनक्लोज सरफेस के लिए इसका मान होगा। यानी इसमें कितना होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज द सरफेस। कैसे, अब ये कैसे हो रहा है थोड़ा इसके बारे में देखिए। मान लीजिए कोई एक यहाँ पे आपके पास फील्ड जनरेट हो रहा है और इसके अंदर में चार्ज प्रोड्यूस होगा, और चार्ज का मान Q है। कोई क्लोज सरफेस ले लिए, अगर क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे चार्ज लिए। कह रहा है क्या कि सबसे पहला बात, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी फाई ई बराबर क्या लिखेंगे, Q बटा में एप्सिलॉन लिख दी, आवेश बटा में क्षेत्रफल। अब लेकिन शर्त है, कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो चार्ज होगा ये बंद तल के अंदर होगा। बंद तल का मतलब होता है इनक्लोज सरफेस, यानी सबसे पहला बात ये बंद तल के अंदर रहेगा, बाहर नहीं होगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट में कितना ds बराबर कितना Q बाई कितना एप्सिलॉन। यहाँ पे ये मान आ रहा है कितना, बंद तल। एक ही कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ ऐसा लिख रहे हैं हम, लेकिन तरीका क्या है, कहीं कहीं पे आपको ds भी मिलेगा। ds इसलिए मिलेगा कि यहाँ पे ये क्या होता है, सरफेस, और एक कितना है da क्या होता है, da भी एक एरिया ही है जो एरिया के केस में जान जाए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है E डॉट ds। ठीक है, अब इसमें दो टर्मों का डॉट है। अब बात आया कि सबसे पहले इस लाइन को क्या पढ़ेंगे, क्लोज सरफेस को। तो इसका मतलब होता है इनक्लोज्ड इंटीग्रल
इंटीग्रल, मतलब इसको बोला जाएगा बंद समाकलन। और इसका कंडीशन साफ साफ है, जब समाकलन बंद रहेगा अर्थात किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद तल में स्थित आवेश का 1/ε0 टाइम होता है। कहीं कहीं पे आप गॉस के लॉ को ऐसे भी चेकआउट करते देखेंगे। ये ऐसा है कि गॉस का कंडीशन है और यहाँ पे आप लिख रहे हैं कितना, तो फाई ई। जब यहाँ पे फाई ई लिखेंगे तो ये मान आएगा Q बटा में ε0, यानी Q का मतलब क्या है, ये जो चार्ज है यह हमेशा अंदर है। यानी ऐसे भी आप कहीं कहीं ये बात देखेंगे गॉस लॉ को, यानी गॉस के नियम का मतलब कितना हुआ, यहाँ पे अगर लिख रहे हैं गॉस के नियम तो ये किसी बंद तल के अंदर स्थित आवेश के टर्म पे है। यानी सीधा सा बात हुआ, यहाँ पे लिखेंगे कितना, आवेश बटा में ε0, आवेश बटा में कितना, ε0। और ऐसे कंडीशन में भी ये गॉस का रूल वैलिड है। लेकिन यहाँ पे ये क्या बताया जा रहा है, कह रहा है क्या, किसी बंतल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान उस बंतल में स्थित आवेश का, जो ये बंतल है, जो इनक्लोज सरफेस है, इसमें स्थित आवेश का कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना। ठीक है, ये क्लोज सरफेस हुआ, इनक्लोज सरफेस, इसके अंदर चार्ज उपस्थित होना चाहिए, बाहर में कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं। कि जब देखिए फ्लक्स की अगर बात कर रहे हैं, हमेशा याद रहे फ्लक्स, तो सबसे पहला यहाँ पे कह रहा है किसी बंद तल से गुजरने वाला, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद तल में स्थित आवेश का, उस बंद तल में स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और विद्युत फ्लक्स बराबर होता है E.ds, और इसको लिखते हैं Q बटा में ε0। ठीक है, अब आइए इसके बात करें। ये बात क्या होता है, विद्युत फ्लक्स किसी चालक के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। कभी भी याद रखिएगा, किसी भी चालक के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, यह हमेशा निर्भर किस पर करता है, बंद तल के अंदर स्थित आवेश पर। ठीक, कभी भी ये नहीं है कि एक बार की बात कर रहे हैं, अगर कोई बंद तल है और उसके अंदर में जितने चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 ... Qn, ये बंद तल है। अब बंद तल के अंदर में जितने भी टर्म रहेंगे, जितने भी टर्म रहेंगे, सभी तलों में जितने भी आवेश होंगे, टोटल चार्जों का योग बटा में कितना, ε0 गुना बराबर होगा, यानी कुल आवेश बटा में कितना, ε0। ठीक है, फाइनल है। अब इसमें अगर बात किया जाए कि सबसे पहले कह रहे हैं गॉस का नियम किसी आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता, कह रहे हैं गॉस का नियम किसी आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये भी बात शाश्वत सत्य है कि ये क्या होता है, फ्लक्स किसी सतह, आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। यानी क्यों नहीं करता, तो कंडीशन है, ये इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, और ये क्या करता है कि सबसे पहले उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट होगा शेप पे, साइज पे एंड नेचुरल सरफेस पे। गॉस लॉ वैलिड ओनली फॉर वेक्टर एंड द टर्म ऑफ ओवे द किसके, तो सबसे पहले इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ऐसे बातें की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कभी भी याद रखिएगा, ये बात कहा जा रहा है कि सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का मान किसी आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। हाँ, अगर ऐसा बात है तो कैसे नहीं करता, थोड़ा देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिए, एक साथ में यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिए, इसके बाद एक यहाँ पे क्यूब ले लिए, क्यूब के बाद कितना, एक यहाँ पे सर्कल ले लिए, ऐसा टर्म है। एक इस प्रकार से भी ले सकते हैं।
या कोई इस प्रकार से भी आपको बना दिया कि इस तरह का टर्म है, इसमें चार्ज है, यहाँ पे भी कोई ऐसा शेप बना दिया तब भी चार्ज है। देखिए इसके अंदर में चार्ज उपस्थित है, इसके अंदर भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है, अंदर में आवेश, जबकि यहाँ पे कितना है Q1 Q2 है, बाहर में Q3 है, Q4 है, कितना है Q5। इसके अंदर में भी चार्ज है कितना Q, और इसके अंदर में भी चार्ज है, एक का मान Q1 एक का मान Q2। ठीक है, अब कह रहा है अगर इसमें से अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, फ्लक्स का मान। फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, तो पहला बात है कि इसमें फ्लक्स का जो मान आएगा कितना होगा, Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फ्लक्स का मान आएगा, इसका मान लिखेंगे Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर ये Q बटा एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे ये Q बटा एप्सिलॉन नॉट है, इस तरह का टर्म। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे फ्लक्स की कंडीशन को लिख रहे तो यहाँ पे ये कितना आया, तो लिखा जाएगा आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फ्लक्स बराबर आएगा आवेश बटा में एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज होता बाहर में Q3 Q4, इसके बाद Q5, यहाँ पे कितना होगा, फाई नेट बराबर फाई ई बराबर Q1 प्लस Q2 बाई कितना एप्सिलॉन। ठीक है, यानी साफ साफ कह रहा है कि ये पाथ पे, शेप पे, साइज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसी बंद सतह के अंदर के उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। किसी बंद सतह के अंदर के उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, मतलब बाहर से कोई इसको मतलब नहीं। यानी अब तो लिख दिए, लेकिन अब कंडीशन की बात भी आएगी, किसके अंदर, क्यूब के अंदर। यानी अलग अलग शेपिंग तो बता दिए कि अलग अलग शेप रहने पे भी इसके आकार और आकृति से इसे कोई मतलब नहीं है। किसको, तो गॉस के लॉ को। गॉस के लॉ में किसी भी आकार और आकृति से कोई अर्थ नहीं है। जब किसी आकार और आकृति से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा सा इसे मतलब किस पर है, किसी बंद तल के अंदर स्थित आवेश पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे चार्ज देखिए, यहाँ पे चार्ज अंदर भी है, चार्ज बाहर भी है, तो इसका मान कितना लिखेंगे, तो इसका मान लिखेंगे फाई ई। फाई ई बराबर कितना, Q1 प्लस Q2 बाई कितना लिखेंगे एप्सिलॉन। अगर ये चार्ज मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ Q6 है, तो यहाँ पे Q6 भी लिखा जाएगा। यानी चार्ज पॉजिटिव रहे, क्योंकि चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। और जब कोई स्केलर क्वांटिटी की बात करता है तो सबसे पहले माइंड में एक बैकअप चलता है कि सबसे पहले चार्ज को जिस मोड में रहेगा उसी मोड में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फाइनल। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहे हैं कुछ तथ्यों की बात कि फ्लक्स का मान अंदर के आवेशों के मध्य दूरियों तथा उसके वितरण पर निर्भर नहीं करता। फ्लक्स का मान किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, आकार एवं उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत अच्छा लाइन है। कह रहा है किसी क्षेत्रफल पे, आकार पे, आकृति पर निर्भर नहीं करता। यदि किसी सतह पर पूरे आवेश का मान शून्य हो, जैसे नाम आता है विद्युत द्विध्रुव और चर्चा किया जाए तो नाम आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होंगे, तो सबसे पहले दो चार्ज। एक चार्ज का मान कितना है, -Q, और दूसरे चार्ज का मान कितना है, +Q। जब अगर ऐसी बातें की जा रही है कि एक तरफ आवेश है प्लस, एक तरफ माइनस, इसका नाम है कितना, विद्युत द्विध्रुव। अगर यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है और इसका वैल्यू काउंट की जा रही है तो इसके बीच का लेंथ कितना होगा, 2L। तो आप बताइए यहाँ पे कुल आवेश का मान कितना होगा, माइनस प्लस कितना बराबर 0।
यदि आवेश का मान 0 है तो फ्लक्स का मान पे क्या असर पड़ेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला बात फ्लक्स का मान लिखेंगे तो ये फाई ई आएगा। अब फाई ई बराबर क्या लिखेंगे? आवेश बटा में इप्सिलॉन नॉट, और आवेश का मान 0 हो तो फ्लक्स का मान तो स्वतः क्या होगा? 0। यानी सीधा सा बात हुआ कि इस कंडीशन की जो चर्चाएं कर रहे हैं हम लोग, किसी पृष्ठ से गुजरता है। अब ये भी बात दिमाग में चलता है गॉस के नियम से क्या निकाला जाएगा। तो बेसिकली गॉस के नियम से हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके वैल्यू को? इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस। अब यह गॉसियन सरफेस क्या है? एक गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस जिसमें हम लोग गॉस के नियम का प्रयोग करते समय क्या करते हैं? गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं। वी इमेजिन ए गॉसियन सरफेस। हाँ, गॉसियन सरफेस चुनने से क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम रहेगा एट ऑल द सरफेस। साथ ही साथ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कितना एरिया के बीच का वैल्यू कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर चार्ज पॉइंट चार्ज रहे, अगर मान लीजिए आपने चार्ज लिया और चार्ज का वैल्यू पॉइंट है, ऐसा लिया, तो ये स्फेरिकल होगा। लेकिन सबसे पहला बात, अगर ये चार्ज लीनियरली लिया गया जब लीनियर लेंगे तो ये कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। अब यहां से इसको डॉटेड लिखेंगे। होगा, क्योंकि ये हमेशा एक इमेजिनरी सरफेस है। अब इसी को समझ लेंगे हिंदी में, और कल से स्टार्ट रहेगा आपका टॉपिक गॉस के नियम के अनुप्रयोग। यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। देखिए, अब कहिए गॉसियन सरफेस क्या? तो गॉसियन सरफेस एक काल्पनिक पृष्ठ है। गॉसियन सरफेस एक काल्पनिक पृष्ठ है जहां पे विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। साथ ही साथ गॉसीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। गॉसीय सतह गोलीय एवं बेलनाकार हो सकता है, और इसके बीच का कोण कितना होगा? सबसे पहले नियम। अब इन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आप हमेशा रेगुलर रूप से क्लासेस करते रहिए। गॉस का लॉ कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम होगा कैपेसिटर। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए, क्योंकि आपके 2026-2025 में निहित है। थैंक यू।